आपने शायद हाल ही में G20 शब्द न्यूज़ पर या ऑनलाइन स्क्रॉल करते समय ज़रूर देखा होगा। लेकिन ये G20 है क्या? कम्प्लीटली फ़ाइन अगर आपने इससे पहले कभी G20 के बारे में नहीं सुना है। लेकिन अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो द्वारा आसान शब्दों में आप समझ पाओगे कि G20 आखिर है क्या और इंडिया में होने वाले G20 समिट 2023 में हुआ क्या था। अगर आप जानना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एक इंटरनेशनल फोरम है जहां दुनिया के 20 सबसे बड़े देश जिनकी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज होती हैं, ये मिलकर दुनिया में होने वाली समस्याओं का समाधान निकालने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बनाए रखने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इसे एक ऑफिस मीटिंग की तरह इमेजिन कर सकते हैं जहां बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट के लीडर्स मिलकर सोच विचार करते हैं या किसी समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं जिससे सारे विभाग यानी डिपार्टमेंट्स का फ़ायदा हो सके। अब जानते हैं कि G20 फॉर्म कब हुआ था और इनका असल मकसद क्या है। साल 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के रिस्पॉन्स में G20 बनाया गया था, जिनका लक्ष्य था दुनिया के हर देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना। आसान शब्दों में कहा जाए तो इनका मकसद है कि दुनिया का हर देश प्रगति की ओर बढ़े और हर देश में होने वाले किसी भी प्रकार की समस्याओं में एक दूसरे की सहायता की जाए और मिलकर हल निकाला जाए। इस फोरम की वजह से इन बड़ी इकोनॉमीज़ के लीडर्स अपने देश में और दुनिया में होने वाली समस्याओं को मिलकर एड्रेस कर पाते हैं, जिनको शायद अलग होकर सुलझाना इम्पॉसिबल हो जाता। G20 का हिस्सा 19 देश और यूरोपियन यूनियन है, जहां दुनिया का 85% ऑफ आउटपुट और 75% ऑफ ट्रेड इन्हीं देशों द्वारा किया जाता है। साथ ही G20 के मेंबर कंट्रीज़ को मिलाया जाए तो दुनिया का 2/3 पॉपुलेशन का हिस्सा यही बन जाते हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द यूके एंड द यूएस जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में से जाने जाते हैं, जिनको G7 कहा जाता है, ये देश G20 का भी हिस्सा है। G7 प्राइमरीली पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए फॉर्म किया गया था, वहीं G20 मेनली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज़ पर ध्यान देता है एंड इट वाज फॉर्म्ड बाय द G7 इटसेल्फ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि G20 समिट क्या है। G20 समिट बेसिकली इस यूनियन की एनुअल मीटिंग होती है जहां इनके सारे लीडर्स मिलकर दुनिया में होने वाली समस्याओं को संबोधित करते हैं और इसको सुलझाने के लिए सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। ना सिर्फ ये, इस समिट द्वारा सभी देश एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इनके बीच कोऑपरेशन भी डेवलप होता है। साथ ही ये लीडर्स के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज और पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए। हर साल एक अलग G20 मेंबर कंट्री को प्रेसिडेंसी मिलती है और वो इस G20 समिट को होस्ट करते हैं। इस एक साल के दौरान कई अलग मिनिस्टीरियल लेवल्स और अलग अलग टॉपिक्स पर मीटिंग्स होस्ट किए जाते हैं, जैसे शेरपास की मीटिंग, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग एंड सो ऑन। और इन G20 मीटिंग्स में डिस्कशंस किए जाते हैं और कई समझौते भी किए जाते हैं थ्रू दीज शेरपास, जो हर देश के लीडर्स के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और इस साल की प्रेसिडेंसी का मौका मिला इंडिया के लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी को, और इस साल का G20 समिट 2023 होस्ट किया गया इंडिया द्वारा 9th and 10th ऑफ सितंबर इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली में। इस साल की G20 समिट का थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसका मतलब इस समिट का फोकस था हमारे प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करना, यूनाइटेड होकर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशंस और उनके लोगों की सहायता करना और इस डिजिटल एरा को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को हार्नेस करने का। इस समिट में कई महत्वपूर्ण बातें डिस्कस की गई जिसको जानना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि एट द एंड इनका सीधा सा असर इनमें रहने वाले लोगों पर ही होता है। आपसे इस समिट के की हाइलाइट्स शेयर करूंगी जिससे आपको बेसिक सा आइडिया हो जाए कि आने वाले दिनों और सालों में हमारे देश पर इन डिस्कशंस का कैसे असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। साउथ अफ्रीका G20 का हिस्सा है, जो अफ्रीकन कंट्रीज़ को मार्जिनली रिप्रेजेंट करता था, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के सुझाव के द्वारा अफ्रीकन यूनियन, जिसमें 55 कंट्रीज़ हैं, इनको भी अब G20 का हिस्सा बना दिया गया। दिस मूव वॉज अ गेम चेंजर। अफ्रीका की ग्रोथ पोटेंशियल को आने वाले सालों में रियलाइज़ किया गया और ना सिर्फ उनके नेचुरल रिसोर्सेज बल्कि उनकी पॉपुलेशन, कल्चर, इनोवेटिव और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को भी ध्यान में रखकर उनको एक रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी माना गया। दूसरा इंपॉर्टेंट एजेंडा था बायोफ्यूल्स को लेकर, जहां ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस वाज प्रपोज्ड एंड एक्सेप्टेड बाय मेंबर नेशंस एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस
जिससे हम सब सस्टेनेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ें। बायोफ्यूल्स आसान शब्दों में वो फ्यूल या एनर्जी रिसोर्स होती है जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे प्लांट्स और वेस्ट मटेरियल से बनाई जा सकती है। ये एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में, क्योंकि ये जलाए जाने पर बहुत कम हार्मफुल गैसेस रिलीज करती हैं, जिसका मतलब बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर। इस अलायंस का मकसद था सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स को दुनिया भर में डेवलप और यूज़ करना। इन देशों के साथ मिलकर इनका लक्ष्य है क्लीनर एनर्जी की तरफ बढ़ने का और फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी निर्भरता को कम करने का। टू गेट स्टार्टेड, इनका एजेंडा है बायोफ्यूल पर रिसर्च करना और प्रोडक्शन प्राइसेस को अधिक से अधिक कम करना, जिससे ये और ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए। साथ ही इनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है रिन्यूएबल एनर्जी, जिसकी प्रोडक्शन को ये 3 गुना बढ़ाना चाहते हैं, और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को 2030 तक 43% तक लेकर आना, जिसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग 1.9 से लेकर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हो सकता है। काफ़ी एम्बिशियस पर अचीवेबल। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 80% कार्बन एमिशंस को रिलीज़ करने में G20 देश ही जिम्मेदार हैं। हमारे लाइफस्टाइल चॉइसेस का सीधा सा असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे ट्रैवल करते हैं और किस तरह एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ये सब मैटर करता है। इसलिए G20 नेशंस ने कमिट किया बेटर लाइफस्टाइल चॉइसेस करने के लिए, जिससे हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम कर सकें और हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को बचा सकें। एक और मेजर अचीवमेंट रहा इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे ये 3 रीजन्स कनेक्ट किए जाएंगे। एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा इन रीजन्स में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इनोवेटिव अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काफ़ी सहायता मिल सकती है। इस कॉरिडोर की मदद से ज़्यादा जॉब्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, आपसी मेल जोल और टूरिज्म भी क्रिएट हो जाता है। साथ ही क्योंकि इंडिया और यूरोप मिडल ईस्ट से आने वाले ऑयल और गैस के बड़े कंज्यूमर्स हैं, ये कॉरिडोर की मदद से रिड्यूस्ड कॉस्ट पे रिसोर्सेज सप्लाई किए जा सकते हैं, और इस पार्टनरशिप की कई देशों ने सराहना भी की है। मूविंग फर्दर, इस एजेंडा लिस्ट पर डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी भी एक अहम मुद्दा थी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंडस्ट्रीज और सिस्टम्स को और एफिशिएंट, एक्सेसिबल एंड सिक्योर बनाना चाहते हैं। साथ ही AI के बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से इसके इस्तेमाल पर एथिकल गाइडलाइंस की ज़रूरत भी महसूस की गई, जिससे इसका गलत इस्तेमाल ना किया जा सके। साथ ही हमारे टेक्नोलॉजी पर बढ़ती डिपेंडेंसी के कारण साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात भी की गई, और इस डिजिटल एरा में सबके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस होना चाहिए, जिस वजह से G20 लीडर्स ने इसको एक्नॉलेज किया और प्लेज किया हर देश को इस क्षेत्र में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए। और जब बात आई है डिजिटलाइजेशन की, तो क्रिप्टो करेंसी को ऐसे में कैसे पीछे छोड़ सकते हैं, जो फाइनेंशियल डिजिटलाइजेशन का एक अहम हिस्सा है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसा होता है। आपने बिटकॉइन या एथेरियम तो सुना होगा, ये कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं क्रिप्टो करेंसीज के। डिजिटलाइजेशन जैसे UPI, डिजिटल वॉलेट्स और क्रिप्टो करेंसीज हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को डेवलप कर सकते हैं। इनमें काफ़ी पोटेंशियल है। ये ट्रांजैक्शंस को सस्ता, तेज़ और ट्रांसपेरेंट बना सकती हैं, और इसी के चलते G20 समिट 2023 में लीडर्स ने इस डिजिटल फ्रेमवर्क को सिक्योर और रेगुलेट करने के लिए डिस्कशंस की, जिससे इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल सेफ और सही चीज़ के लिए किया जाए। और अब आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट एंड रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द G20 समिट 2023। सभी देशों के लिए रशिया और यूक्रेन वॉर पर अपना विवाद विच मीन्स कंटेंशन जाहिर करना सबसे बड़ी मुश्किल की बात थी। इसके चलते उन्हें ये भी लगा कि इंडिया इसमें सबका अग्रीमेंट लाने में फेल हो सकती है। लेकिन द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, जो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सभी G20 समिट पर आने वाले देशों की डिस्कशंस और कमिटमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है और जहां अग्री किया जाता है बाय ऑल द लीडर्स। इस डिक्लेरेशन में 83 पैराग्राफ्स थे और बड़ी खूबी से इंडिया ने रशिया का नाम लिए बिना इस वॉर के खिलाफ आवाज़ उठाई और कहा कि आज का दौर जंग का नहीं होना चाहिए। किसी भी देश को जंग करके हासिल नहीं करना चाहिए। जंग से हर देश में नुकसान होते हैं, चाहे वो खाना हो या जान हो या देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही हो। इससे देश की इकोनॉमी काफ़ी हद तक बर्बाद हो सकती है। एंड ये डिक्लेरेशन इतिहास के पन्नों में छिप गया है फॉर बीइंग द ओनली डिक्लेरेशन जहाँ 100% एग्रीमेंट मिल सकी है फ्रॉम ऑल मेंबर नेशंस। सारे लीडर्स ने इस डॉक्यूमेंट पर मेंशन किए गए हर बात से एग्री किया और कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं मिल पाई।
इससे इंडिया डेफिनेटली एक ग्रेट सक्सेसफुल होस्ट बन पाई है एंड वी डेफिनेटली कैन सी इंडिया स्टेपिंग अहेड टू बी द वर्ल्ड्स लीडर। 1 साल के नेगोशिएशंस और मीटिंग से फाइनली ये G20 समिट 2023 कंक्लूड हो चुका है एंड इंडिया ने अपनी लीडरशिप का एक स्ट्रॉन्ग और एवरलास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा है। अ लिटिल लेट, लेकिन आई होप अब आपको G20 के बारे में काफ़ी कुछ समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ पास ऑन दिस नॉलेज टू एवरीवन यू नो। एंड तब तक के लिए आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। अंटिल देन प्यार बांटते रहिएगा क्योंकि दुनिया में काफ़ी नफरत भरी हुई है।